and this is the first chapter of class 12 physics. First chapter of class 12 physics, electrostatics. And we are going to deal the term electric charges and field. First of all, we have to learn that in class 10 also you have gone through these two things, that there are two type of charges, static and dynamic. Static means it is stationary and dynamic means it is moving. The charge moving. Moving charges produces current, electricity, and static charges produce electric field. Right? ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. Now the term here starts with frictional electricity because we are going to deal with the charge developed by the friction. यानी कि अगर हम किसी ग्लास रॉड को अगर रब करें हम सिल्क क्लॉथ से, ठीक है, या किसी पेन को अगर हम कोट के स्लीव से अगर उसको रब कर दें, या ड्राई हेयर से अगर हम कॉम्ब को रब कर दें, तो इसमें चार्ज डेवलप हो जाता है. और वो चार्ज डेवलप होने के बाद कॉम्ब जो हमारा है वो पेपर, यानी कि अगर हम एक पेपर के टुकड़े के पास लेकर जाएं तो उस पेपर के टुकड़े को वो अट्रैक्ट करने लगता है. राइट? सो नाउ हियर we have to understand the first term, that is frictional electricity. Right? Frictional electricity. Okay? So this is frictional electricity. जैसा कि नाम से क्लियर है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी किसको कहेंगे. यानी कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी दो ऑब्जेक्ट्स को रब करें और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज डेवलप्ड बाय, राइट, इट इज डेवलप्ड बाय रबिंग, ओके, बाय रबिंग और फ्रिक्शन. फाइन, rubbing or friction is called frictional or static electricity. Static electricity. Fine. Now the term comes कि what is electricity? What is electricity? The electricity is a term that is, it is a property ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस. यानी कि जिस सब्सटेंस को आप रब करोगे उसकी प्रॉपर्टी होगी, ओके, एंड जिसकी वजह से ये किसी दूसरे लाइट ऑब्जेक्ट्स को अगर अट्रैक्ट करता है तो हम बोलेंगे कि देयर इज द डेवलपमेंट और देयर इज इलेक्ट्रिसिटी. फाइन. तो हम कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस. अब हम इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कर रहे हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ rubbed substances. इसका मतलब कि वो सब्सटेंस जिसको रब किया गया, रब सब्सटेंस, ठीक है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच, राइट, दे आर फाइन. और ऐसे लिखो, दे आर अट्रैक्टिंग light objects. They are attracting light objects, called electricity. Is called electricity. तो दोनों टर्म क्लियर हो गए कि what is frictional electricity and what is electricity. क्लियर है? यहाँ से दोनों टर्म अगर क्लियर है, अब बात आती है कि हम इलेक्ट्रीफाइड, एक नया टर्म आपको मिलेगा या पूछा जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रीफाइड और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. हम किसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, है ना, किसको बोलेंगे. यानी कि अब ये वाली जिस सब्सटेंस को आपने, इस सब्सटेंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकली चार्ज, ये रब सब्सटेंस है ना. यानी कि जो रब सब्सटेंस है जिसको आपने रब किया है
वो प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है किस चीज़ के लिए, अट्रैक्ट करने का, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि दिस इज इलेक्ट्रिफाइड और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, राइट। इसको भी लिख लें, लिख लीजिए। द, कैसे लिखेंगे इसको, द रब सब्सटेंसेस, द रब्ड सब्सटेंसेस, राइट। क्या लिखेंगे, विच indicates, right, which indicates the property, which indicates the property of, the property which indicates the property, ठीक है, of attraction, of attraction, the property of attraction, okay, are said, fine, to have, क्या बोलेंगे इसको, टू हैव क्या, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड और इलेक्ट्रिफाइड, टू हैव इलेक्ट्रिफाइड और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। तो ये छोटे छोटे टर्म्स है, ये हमारे को क्लियर होनी चाहिए, तभी आगे समझ में आएगा या अच्छा रहेगा, ठीक है। The rub substances which indicates the property of attraction are said to have, okay, become, said to have become electrified और electrically charged, ठीक है। यानी कि जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे तो हम ये बोलेंगे कि भाई अब ये आपका चार्ज हो गया है, फाइन। अब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है वो किसी भी मैटर की इंटेंसिक, जो भी हमारी मैटर है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा हुआ है, तो किसी भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है ना, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, राइट। और जो इसके जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप करेगा, है ना, बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property of elementary particles of matter। elementary particles कौन कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, elementary particles of matter which gives rise to electric force, right, between various objects, that is called electric charge, ठीक है। ये वाला टर्म आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये दिस आर वेरी बेसिक थिंग। कि अब सबसे पहले एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा जो भी इस चैप्टर में हमारे को जो भी चार्ज डेवलप करनी है, जो भी चार्ज पढ़ना है, दैट इज ड्यू टू रबिंग एक्शन, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से होगा या रब करने की वजह से होगा, और वो हमारा चार्ज होगा या जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होगा दैट विल बी स्टेशनरी, वो रुका रहेगा, फाइन। नाउ अब बात आती है कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। कैसे इसको डिफाइन करेंगे, हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बोलेंगे, लिखेंगे इट इज एन intrinsic property, intrinsic property, it is an intrinsic property, right, किसका, of elementary particles of the matter, elementary, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, elementary particles of the matter। तो मैटर्स कौन कौन से हैं, तो हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर ऑर्बिट में मूव करता है ना। एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, कहाँ पर, बिटवीन
वेरियस, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के पास, बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स. So electric charge, it is an intrinsic property of elementary particles of matter which gives rise to electric force between various objects. This is electric charge. अब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में. सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है. इसकी यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? इज कूलॉम. कूलॉम, और इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. अब आइए, तो हमने बात करी थी एटम की. तो यहाँ पर क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और यहाँ पर क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन. तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है ना. तो हम क्या बोलेंगे कि अ प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, राइट. प्रोटॉन के पास कौन सी चार्ज होती है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. इसको हम प्लस ई से इंडिकेट करेंगे. एंड एन इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, हैज नेगेटिव चार्ज, इसको हम माइनस ई से रिप्रेजेंट करेंगे. और आप लोगों को ये मालूम है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लास 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि जितने नंबर ऑफ, या अभी 11-12 में पढ़ेंगे आप, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि इनका एटॉमिक नंबर होता है. ये आप लोगों को मालूम है ऑलरेडी. सो नथिंग न्यू हियर. तो इलेक्ट्रॉन के पास हम चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड लेना हो तो क्या लेंगे? E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलॉम. ये आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम. फाइन. नाउ we are moving further ahead. Okay, so we have learned everything, or we have already learned in previous hour classes, so nothing new here up to this point, but all these things we have to keep in mind, and it will be used later on. Okay, now there are few terms we will discuss here. Already you have gone through it, there is nothing new again, but we have to keep in mind, and we have to use the concept to understand the electrostatic. Okay, now there is a term electrically neutral. What is electrically neutral? Electrically neutral, when it will be electrically neutral, कब कहेंगे कि हमारा कोई भी टर्म इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कोई भी मैटर या कोई भी एलिमेंट हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कब बोलेंगे, है ना. तो ये तब बोलेंगे when the number of protons is equal to the number of electrons. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों के नंबर बराबर हो जाए, है ना, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, तो हम बोलेंगे दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फाइन. ओके, नाउ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कब कहेंगे? किसी भी एलिमेंट पर, किसी भी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होगी, है ना. नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हेन नेगेटिव चार्ज or positive charge develops on a body, develops on a body. ये क्वेश्चन आपका, when negative charge और positive charge develops on a body. सीधी सी बात है, अगर कोई बॉडी आपका इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है. और जब भी कोई एलिमेंट या कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, एक्वायर करेगा, तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे,
तो क्या होगा, वो निगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे इसको मेंशन करेंगे? यस, इसको मेंशन करने के लिए हम लिखेंगे इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अभी ऊपर आपने कहा था कि न्यूट्रल कब होगा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। ठीक है, व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ, है ना, देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तब क्या होगा, द बॉडी हैज, देन द बॉडी हैज कौन सी चार्ज होगी, निगेटिव चार्ज, हैज अ निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। एंड उसी तरीके से पॉजिटिव कब होगी, तो जब एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे। एंड एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि जब प्रोटॉन्स आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इट रिजल्ट्स, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स रिजल्ट्स इन किसमें, इन अ पॉजिटिव चार्ज। दिस इज वेरी सिंपल, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, बस इसको सिर्फ समझना था। नाउ नेक्स्ट जो आपका टर्म आएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इलेक्ट्रोस्टैट की बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैट। सो इलेक्ट्रोस्टैट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, राइट। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन, एंड स्टैट मीन्स स्टेशनरी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव ना करें, स्टेशनरी रहे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, electrostatics it is the study, काहे की स्टडी है, it is the study of किस चीज की, of electric charges at movement में, रेस्ट में, at rest, it is the study of electric charges at rest, this is called electrostatics। अब इसको यूज़ करने कहाँ कहाँ यूज़ होंगे इसके, तो अगर हम यूज़ की बात करें तो इसको हम जेरोक्स मशीन में भी इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, जेरोक्स ये बहुत कॉमन सा टर्म है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, जेरोक्स कॉपिंग मशीन में यूज़ करते हैं, पेंटिंग मशीन्स में यूज़ करते हैं, है ना, पेंटिंग मशीन्स में। सो और फॉर पेंटिंग मशीन्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, पेंटिंग मशीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, फोटोग्राफी में भी इसकी इस्तेमाल होती है, लेकिन उससे बाद में बात करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि हमारे रुके हुए चार्जेस की कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ें। अब आती है बात कि चार्जेस आपके कितने तरह के हो गए, तो हमारे चार्जेस दो तरह के हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, दैट्स इट, है ना, दो चार्जेस होते हैं, इससे हम आगे बढ़ें। ठीक है, अब बात आती है कि कितने तरह के चार्जेस होंगे, काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम एक तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या बोलेंगे, निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आइए, नाउ अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करते हैं कि एक ग्लास रॉड लेते हैं, व्हेन ग्लास रॉड is rubbed with silk, then glass rod acquires positive charge, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ऐसे इसको हैंग कर दें
ये सिल्क थ्रेड से इसको हमने हैंग कर दिया कि दिस इज सिल्क थ्रेड, ठीक है। और यहाँ पर एक हमने रॉड ले लिया, फाइन, ये हमारा एक रॉड है, ये हमारा रॉड आ गया, यहाँ हमने इसको हैंग कर दिया, ठीक है। और ये कैसा चार्ज है, तो अभी आपने इसको सिल्क से रगड़ा था, रब किया था, तो क्या आ गया था आपके पास, ये पॉजिटिव आ गया था। अब बात आती है कि उसी तरीके से एक और हम ग्लास, ये आपका क्या है, ग्लास रॉड है, एक और ग्लास रॉड जिस पर हम हमारे को पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है ना, जिस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब जब हम इसको लेकर आए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स डेवलप होगा दैट विल बी रिपल्सन, है ना। उसी तरीके से जब हमने इसी ग्लास को सिल्क थ्रेड से हैंग करा, जब हमने इसको हैंग करा और यहाँ पर एक ऐसा एक चार्ज एक लेकर आए जिस पर निगेटिव चार्ज हो, तो निगेटिव चार्ज को डेवलप करने के लिए क्या करेंगे, हम प्लास्टिक लेंगे और प्लास्टिक को किसके साथ रब करेंगे, प्लास्टिक को अगर हम वूल के साथ रब करेंगे, वुलन क्लॉथ के साथ, तो प्लास्टिक पर क्या चार्ज आ जाएगी, प्लास्टिक पर निगेटिव चार्ज आ जाएगी। याद रखिएगा कि प्लास्टिक को हमने एक वुलन क्लॉथ से, वूल से हमने इसको रब कर दिया, ठीक है, तो उस पर हमारे को निगेटिव चार्ज आ गई, ये एक हम यहाँ पर लेकर आ गए, ये निगेटिव 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 निगेटिव, ये कौन सा है, ये हमारा प्लास्टिक है। ये कैसे डेवलप हुआ है, तो हमने प्लास्टिक को रब किया है, किससे, प्लास्टिक को किससे रब किया है, तो प्लास्टिक को हमने रब किया था वुलन क्लॉथ से, तो वुलन क्लॉथ से, वुलन कोट भी बोल सकते हैं, तो वुलन कोट से हमने जब रब करा तो प्लास्टिक पर क्या, कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। और ये हमारा ग्लास पहले वाला है, ठीक है ना। ये अब क्या होगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, एंड दिस इज अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ अट्रैक्शन डेवलप होगा, फाइन। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर सेम चार्ज रहेंगे तो हमारा सेम चार्ज, अगर एक नेगेटिव भी चार्ज अगर हम लेकर आएंगे प्लास्टिक को और नेगेटिव साथ अगर हम उसको नज़दीक लेकर आएँ तो वहाँ पर क्या होगा, रिपल्जन होगा। आप अगर देखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं, ये उठा लीजिए ऐसे, ये ठीक, और इसको ये हैंग कर दीजिए, ठीक है। ये आपका निगेटिव चार्ज है, यानी कि आपका प्लास्टिक है, कैसे आपने डेवलप किया, तो वुलन क्लॉथ से आपने इसको रब कर दिया था, ठीक है ना, ये आपका सिल्क से हैंग कर दिया, ठीक है। एक और प्लास्टिक, आप प्लास्टिक का एक लेकर आएंगे यहाँ पर हम, तो इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज, दिस इज प्लास्टिक। तो अब ये क्या करेगा, अब ये रिपेल करेगा, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, रिपल्जन, क्या मिलेगा आपको, रिपल्जन। तो ये कौन सा रिपेल कर देगा, इसके नज़दीक लेकर आया तो ये आपका रिपेल कर देगा, ठीक है। और ये आप इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये वाला आपका रिपल्जन कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंक्लूज़न क्या निकला हमारा, तो कंक्लूज़न हमारा ये निकला कि अगर हम सेम चार्जेस, यानी कि दो चार्जेस अगर सेम है, ठीक है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो वहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, ठीक है। इसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडामेंटल लॉ ये होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं एक थोड़ा सा कॉलम बना देता हूँ मैं आपको, उससे हम याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होगी, ठीक है। देखिए, ये हम एक कॉलम बना देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर लेते हैं हम निगेटिव चार्ज।
तो जब ग्लास रॉड, अगर आप ग्लास रॉड को रब करेंगे सिल्क क्लॉथ से, ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे, सिल्क क्लॉथ, तो ग्लास पर कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिव होगी, और सिल्क पर कौन सी चार्ज होगी, निगेटिव होगी। ठीक है ना। अगर हम फ्लानेल ले लें और कैट स्किन, ठीक है, तो ये इस पर, इसको हम अगर रब करें एबोनाइट रॉड से, एबोनाइट एबोनाइट रॉड से, तो एबोनाइट पर क्या होगी, निगेटिव चार्ज होगी, और फिनाइल पर क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। एक अगर हम वुलन क्लॉथ, जिसको भी हमने एग्जांपल लिया था, अगर हमने वुलन क्लॉथ ले लिया है ना, वुलन क्लॉथ, वुलन क्लॉथ, और वुलन क्लॉथ को आपने किससे करा था, प्लास्टिक शीट से, प्लास्टिक शीट से, है ना। तो प्लास्टिक शीट से अगर हमने इसको ये करा, ठीक, वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक। अगर वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक शीट को अगर आपने करा, तो वुलन क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, और आपका, ठीक है, प्लास्टिक शीट पर क्या आ जाएगी, आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगी, याद रहेगा। ठीक है। वुलन क्लॉथ के यहाँ पे आप वुलन कोट भी ले सकते हैं, जो कि आप पहनते हैं, है ना, वुलन क्लॉथ। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, अगर हम वुलन क्लॉथ ले लें और इसको अंबर के रॉड से, यही है जिसने इलेक्ट्रॉन को जनरेट किया था, ग्रीक वर्ड में इसको अंबर यानी कि इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है। खैर ये बात की चीज़ है, हम बाद में हिस्ट्री बात करेंगे। तो वुलन कोट को अगर हम ले, वुलन क्लॉथ को अगर हमने रब करा अंबर रॉड से, तो क्या होगा, अंबर रॉड पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और वुलन क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। उसी तरीके से वुलन कारपेट अगर ले लें हम, वुलन कारपेट, तो वुलन कारपेट को अगर हम रब कर दें किसके साथ, रबर शूज के साथ, क्या मिलेगा, रबर शूज पर निगेटिव चार्ज और वुलन कारपेट पर पॉजिटिव चार्ज। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल, अगर हम ग्लास और कॉटन को अगर हम रब करें तब क्या होगा, ग्लास और कॉटन, अगर हम ग्लास ले लें और कॉटन ले लें, ठीक, तो ग्लास और कॉटन ले लें तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज होगी और कॉटन पर निगेटिव चार्ज होगी। अगर कॉटन और पेपर ले लें तब क्या होगा, सो कॉटन पर पॉजिटिव चार्ज होगी और पेपर पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। कॉटन और पेपर को अगर आप ये करेंगे तो कॉटन पॉजिटिव निगेटिव। अगर सिल्क और ह्यूमन बॉडी को अगर आप ये करेंगे, सिल्क का थ्रेड ले लें तो सिल्क पे पॉजिटिव और ह्यूमन बॉडी पर निगेटिव आएगी, ह्यूमन बॉडी पर निगेटिव आएगी। ठीक है, सिल्क और ह्यूमन बॉडी को अगर रब करेंगे तो सिल्क पर पॉजिटिव और ह्यूमन बॉडी पर निगेटिव आएगी। ठीक है, मेटल्स और रबर को अगर हम रब करें तो मेटल पर क्या होगा, पॉजिटिव, और रबर पर क्या होगा, निगेटिव। याद रखिएगा कि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होगी और रबर पर निगेटिव चार्ज होगी। ठीक है, और अगर हम रबर और रेजिन को लें या रबर और एबोनाइट को लें तो रबर पर पॉजिटिव चार्ज होगी और एबोनाइट पर क्या होगी, निगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ एक जो है आपको याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये सारा डिस्कस किया है। ठीक है, ओके फाइन। तो हमारा ये अब क्लियर हो गया कि हमारे पास दो चार्जेज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, है ना। ठीक, सेम चार्जेस। अब हम बात करते हैं इसको कंक्लूड कैसे करें। तो हम कंक्लूड करने के लिए पूरा कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, इसको मैं रब कर दूं। कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये निकला हमारा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ, फर्स्ट कंक्लूजन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस। कौन कौन, एक हमारा पॉजिटिव एंड बी हमारा नेगेटिव, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। क्लियर। अब बात आती है फंडामेंटल लॉ, यानी कि दूसरा कंक्लूजन जो है, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल
लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्या है? तो इसका स्टेटमेंट याद रखिएगा, लाइक चार्जेस, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, लाइक चार्जेस repel and unlike charges attract each other, है ना, attract each other, attract each other, ठीक है, इसको याद रखिएगा, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। तो ये हमारे को दो कंक्लूजन मिले, और इन सब के पीछे जिस साइंटिस्ट का नाम था, वो साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, चार्ल्स डू फे उनको बोलते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इतनी मेहनत करी, वो थे चार्ल्स डू फे, चार्ल्स ड्यू फे, है ना, चार्ल्स ड्यू फे, ठीक है। ये फ्रांस के रहने वाले थे, और इन्होंने ही ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था, ठीक है, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में ये क्या कहते हैं, है ना। यहाँ पर आपको एक टर्म मिलेगा वर्क फंक्शन, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वर्क फंक्शन, ये आप टर्म आपको यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फाइन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अगर हम यहाँ अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही क्लियर है आपके पास कि किसी भी मैटर में, सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने ये बताया, हम लोगों ने डिस्कस करा कि ये हमारा न्यूक्लियस होता है, जहाँ पर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट में मूव करता रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होता है, जिससे कि अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम फोर्स दे दें तो इलेक्ट्रॉन हमारा सरफेस से बाहर चला जाता है। इसी का कंसेप्ट जो हमारा वर्क फंक्शन जो है वो डिफाइन करेगा, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि किसी भी मैटर में हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट विल बी इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। नाउ अब अगर हम बात करें और हम किसी भी मैटर की बात करें, है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे इन एनी मैटर, ठीक है, किसी भी मैटर में, अभी हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि किसी भी मैटर में पॉजिटिव प्रोटॉन चार्ज विल बी इक्वल टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज, यानी कि पॉजिटिव प्रोटॉन चार्ज जो होगा वो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। इट मीन्स सो दे कैंसल ईच अदर एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, अब क्या इसका नतीजा निकलेगा, नतीजा ये मिलेगा कि मैटर हमारा एज अ बल्क अगर हम बात करें तो मैटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो मैटर इन बल्क इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये हम लोगों ने
अभी बात करी थी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा आउटर सेल में है ना, ये हमारे हम लोग को मालूम है, ये आउटर सेल में है, और ये जो होता है वो लूजली बाउंड होता है ना, लूजली बाउंड किस, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस यहाँ पर है, ये आपका न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन इससे लूजली बाउंड है, यानी कि न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है, थोड़ी सी भी एनर्जी आप दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन आपका बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि अच्छा ये एक यही नहीं होती है, ऐसे होती है। अब सेल्स पढ़ा होगा आपने, के सेल, एल सेल, एम सेल, है ना, बहुत सारे सेल्स होते हैं, 2n² के फॉर्मूले जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेगा, यहीं पर वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा आपका, वर्क फंक्शन यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैटर, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, है ना। सो क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, इन आउटर मोस्ट सेल, कहाँ पर, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, in the outermost cell is loosely bounded, is loosely bound to the nucleus, is loosely, the electrons in the outermost cell is loosely bound to the nucleus, ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन या आर कर दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं तो आर होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन लिखेगा तो एस होगा, लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। अब क्या होगा, यानी कि थोड़ी सी भी एनर्जी अगर आप इसको दे दीजिएगा तो ये बाहर चला जाएगा, तो जो एनर्जी इसको देने के लिए जो बाहर इस्तेमाल की जाती है उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टू, है ना, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू, क्या बोलेंगे उसको, रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द surface of the matter, from the surface of the matter or material is called वर्क फंक्शन। तो समझ में आ गया वर्क फंक्शन का कंसेप्ट कि व्हाट इज वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मटेरियल, है ना, फाइन। सो इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। अब बात आती है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे सबके वर्क फंक्शन अलग अलग होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अभी तक जो हम लोगों ने बात करी थी वो बात करी थी रब करने की, है ना, रब करने की, यानी कि जब दो बॉडी को हम रब करेंगे तो जिसकी वर्क फंक्शन कम होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के उस मटेरियल में जाएगा जिसकी वर्क फंक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि व्हेन टू बॉडीज are rubbed together, then the electron will move from the substance or body having low work function, ठीक है, यानी कि जिसके पास कम वर्क फंक्शन होगी उससे निकल के कहाँ जाएगा, टू द मटेरियल विथ हायर function, move from the substance having low function,
to the substance to the substance having higher higher work function. याद रहेगा, दिस वी हैव टू कीप इन माइंड. तो अगर हम ग्लास और हम सिल्क की बात करें, ग्लास और सिल्क की अगर हम बात करें तो किसके पास ज़्यादा होगी, है ना. अगर हम ग्लास की बात करें और ग्लास, ठीक, और हम सिल्क की बात करते हैं, ग्लास और सिल्क की, तो ग्लास के पास क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है. तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन आपका बाहर चला जाएगा, है ना, तभी तो पॉजिटिव चार्ज होगी. ठीक है. सो ग्लास के पास क्या होगा, लोअर वर्क फंक्शन. और सिल्क पर क्या होगा, सिल्क पे निगेटिव चार्ज होती है, तो सिल्क पर क्या होगा, हायर वर्क फंक्शन. यानी कि ग्लास के पास लोअर वर्क फंक्शन होगी. ठीक है. तो ये यहाँ से निकल के वहाँ चला जाता है. ठीक. लेकिन अगर हम बात करें कंबाइंड फॉर्म में, यानी कि टोटल फॉर्म में, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमें हमेशा याद रखिएगा कि कंबाइंड फॉर्म में, यानी कि टोटल चार्ज ऑफ द ग्लास एंड सिल्क इज स्टिल ज़ीरो एज इट वॉज बिफोर रबिंग. इस चीज़ को याद रखिएगा, इसीलिए चार्ज हमारा कंजर्व रहता है. इसको हम लिख दे रहे हैं. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन निकला हायर वर्क फंक्शन पर, और हायर वर्क फंक्शन पर अगर हमारा इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच गया तो इस पर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ गई. ठीक है. और यहाँ क्या आ गई, पॉजिटिव चार्ज, है ना, चूंकि इलेक्ट्रॉन चला गया. राइट. अब बात आती है क्वेश्चन. तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि द कंबाइंड टोटल चार्ज of glass rod and silk cloth की बात कर रहे हैं. सिल्क क्लॉथ कितनी होगी, कितनी is still zero as it was before rubbing, यानी कि रबिंग से पहले. ठीक है. इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा कि द कंबाइंड टोटल चार्ज ऑफ द ग्लास रॉड एंड द सिल्क क्लॉथ इज स्टिल ज़ीरो, ठीक, एज इट वाज बिफोर रबिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज होती है वो हमारी कंजर्व रहती है ड्यूरिंग रबिंग. इस बात को हमेशा याद रखिएगा. सो ड्यूरिंग rubbing electric charge is conserved. इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी कंजर्व रहती है. फाइन. ये आप हमेशा याद रखिएगा कि रबिंग के केस में इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कंजर्व रहती है. ठीक है. और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमारा इलेक्ट्रिकल ऑरिजिन का होता है. यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन आपकी बाहर निकलती है. इस चीज़ को हमेशा ही दिमाग में रखना है. अब इतने कंक्लूजन के बाद आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे. फ्यू पॉइंट्स टू बी या फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर. ये आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे, है ना. इस पॉइंट को भूलना नहीं है. नाउ few points we have to keep in mind, so I want to finish up it as soon as possible because video will be very long in that case. So few points to remember. First point, what we have concluded, what we have already covered. First point, the cause of charging is the actual transfer of electrons from one material to another during rubbing. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रबिंग के वक्त हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ट्रांसफ़र होता है
हैविंग लो वर्क फंक्शन मटेरियल टू हाई वर्क फंक्शन मटेरियल, है ना। यानी कि एक्चुअल जो ट्रांसफर होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है, प्रोटॉन की नहीं होती है। यानी कि कॉज ऑफ चार्जिंग, यानी कि चार्जिंग की मेन जो वजह है वो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। फर्स्ट पॉइंट ये आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट, द मटेरियल विथ लोअर वर्क फंक्शन लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की तरफ ट्रांसफर होता है। यानी कि जो मटेरियल लोअर वर्क फंक्शन का होगा, जैसे ग्लास, सिल्क और ग्लास में देखें तो ग्लास में हमारा लोअर वर्क फंक्शन होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन हमारा लूज करता है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, और सिल्क हमारा बन जाता है निगेटिवली चार्ज, राइट। थर्ड पॉइंट, सिंस इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो रेडियस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन चला गया तो रेडियस बढ़ जाता है, ठीक है ना। यहाँ फिलहाल हम मास की बात करते हैं। तो सिंस द इलेक्ट्रॉन इज फाइनाइट मास, मास होती है, तो चार्जिंग के वक्त अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मास चेंज होगा। जब इलेक्ट्रॉन का वक्त, चार्जिंग के वक्त इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन के पास फाइनाइट मास होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो जहाँ भी ये ट्रांसफर होकर जाएगा उसमें मास हमारा फर्क होगा। अब कैसे फर्क होगा, तो ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज होगी उसकी मास जो होगी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट रहा है, तो इसकी मास कम हो जाएगी स्लाइटली। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो बॉडी होगी, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उसकी मास स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी आवर conductors and insulator, and then after electrostatic induction, that is quite interesting. So right now we are stopping over here. In next lecture we will start conductors and insulators as well as electrostatic induction. Thank you.